नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के महाराष्ट्र स्पेशल के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज की कहानी है मुंबई मीरा रोड में हुए एक खौफनाक और दर्दनीय अपराध की, जिसमें अपराधियों ने निर्ममता की सारी सीमाओं को लांघकर इस वारदात को अंजाम दिया। शमा, अरमान, चलो फटाफट दूध पी लो, सुबह फिर स्कूल जाना है, सो जाना है। हम घर बनाते हैं ताकि हम अपने परिवार के साथ एक छत के नीचे खुश रह सकें, महफूज रह सकें। लेकिन क्या हम वाकई अपने घरों में महफूज हैं? कहते हैं कि अतिथि देव के समान होता है, लेकिन अगर देव ही दानव बन जाए तो? मेरी ताई चली गई। हटिए प्लीज, हटिए साइड प्लीज, साइड। तुम्हें से फोन किसने किया था? मैं की थी साहब। दामले सर, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। पत्थर से इसे खोलने की कोशिश की गई है। सर, रॉबरी का केस हो सकता है। सर, विक्टिम्स का नाम अरमान, शमा और बबीता है। ये दोनों ही बच्चे अपनी नानी के साथ यहाँ रहते थे। और सर, इनके ऊपर वाले माले पे इनके भाड़ोत्री। आज सुबह जब बबीता की बहन ममता आई तो उसने दरवाजा बंद देखा, तो उसने अपने पास रखी डुप्लीकेट चाबी का यूज किया, जो हमेशा उसी के पास रहती है। दामले सर, दामले सर, ये सिर्फ मर्डर और रॉबरी का केस नहीं लगता, कहानी कुछ और भी है। मुझे लगता है कल बबीता और बच्चों के अलावा कोई और भी था यहाँ, जिसे बबीता जानती थी और उसने खुद उन्हें यहाँ आने दिया, क्योंकि फोर्स एंट्री का कोई साइन नहीं है। दामले, पूरे घर को अच्छे से चेक करो। सर, ये देखिए सर, या तो बार खोल के रखा है। सर, 45 साल की एक औरत जो 2 बच्चे के साथ अकेले यहाँ पे रहती है, इसके घर पे इतनी सारी बोतलें। 4 दीवारी के बीच सिर्फ परिवार नहीं, उस परिवार के राज भी बसते हैं। फोरेंसिक टीम से कहो ब्लड सैंपल्स ले और ये तिजोरी खुलवाओ। सर, शिरके, बबीता की बहन ममता को बुलाओ। सर, ये दरवाजा तो पहले से ही खुला था साहब। तो तुम यहाँ से क्यों नहीं आई? वो डुप्लीकेट चाबी रहता है ना मेरे पास। हमेशा अपने साथ रखती हो? हाँ साहब, मेरे बटुए में रहती है हमेशा। ये कौन है? मेरा लड़का है साहब, संजय। ठीक है, तुम दोनों बाहर रुको। सर सर सर, कल रात भाड़ोती ने ना ही किसी को अंदर जाते हुए देखा, ना ही किसी को बाहर निकलते हुए। विधवा औरत है, एक छोटी सी बच्ची रहती है साथ में। साहब, वो शमा और अरमान बबीता ताई की बेटी अफसाना के बच्चे थे साहब। अफसाना 7 साल पहले ही गुजर गई। बच्चों का बाप? आफाक। जब तक अफसाना के साथ था यहीं रहता था साहब। अफसाना के गुजरने के बाद
दूसरी शादी कर ली उसने। तब से मेरी बबीता ताई बच्चों को संभाल रही थी साहब। ये अफाक अभी कहाँ रहता है? यही पास ही में रहता है साहब। मच्छी बेचने का धंधा है उसका। अपने बच्चों से मिलने तो आता होगा। नहीं साहब, बबीता ताई उसको अंदर नहीं घुसने देती थी। क्यों? बबीता ताई जान छिड़कती थी शमा और अरमान पे। वो नहीं चाहती थी साहब कि अफाक बच्चों से कोई भी रिश्ता रखे। तुम्हारी ताई के पास इतनी शराब कहाँ से आई? मालूम नहीं साहब। तुम्हारी बबीता ताई का किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर था? अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था। सर, एक पड़ोसी ने किसी बिस्मिल को सुबह पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलते देखा है। यहीं पास में ही उसकी खोली है। सब बिस्मिल सुबह सुबह बैग वैग लेके निकल गया था, जैसे कहीं बाहर गांव जा रहा हो। गांव कहाँ है उसका? साहब वो तो यही कहा है। दामले सर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हर जगह पता करो इस बिस्मिल का। मुझे हर हालत में बिस्मिल चाहिए, फास्ट। सर, ये बिस्मिल और बबीता में क्या कनेक्शन था? साहब बिस्मिल बबीता ताई के लिए वसूली करता था। वसूली? हाँ। कैसी वसूली? बबीता ताई सूद पे पैसे देती थी और बिस्मिल ताई का फंटर है। सर 10 लाख कैश और करीब 5 लाख की ज्वेलरी होगी। सर, बबीता ने अपनी नाती और नातिन के नाम 10-10 लाख रुपए की एफडी भी करवा रखी थी। एक मामूली सी चौल में रहने वाली औरत के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया होगा? सर, हो सकता है कि बबीता कोई 2 नंबर का धंधा करती थी। ये जो भी करती थी वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन एक बात साफ है शिरके, कि बच्चों और औरत की हत्या उसे लूटने आए लोगों ने की है। और ये लुटेरे इस औरत के कोई अपने ही थे, जो ये अच्छी तरह से जानते थे कि बबीता अपने घर में इतना सारा कैश रखती है। ममता, संजय, अफाक और बिस्मिल, सबके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। सर, 100 मुंह 100 बातें, सिक्के के 2 पहलू। इन कहावतों का सहारा लेकर अक्सर इंसान की शख्सियत को तौला जाता है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन्हीं पहलुओं और बातों को आधार बनाया जाता है जो अपराध की वजह और अपराधी की तलाश में सहायक बन सके। और जिन बातों का खुलासा आगे होने वाला था, वो एक अधेड़ उम्र की बबीता की जिंदगी के वो पहलू थे जो किसी को भी चौंका दे। मेरे को लगा ही था कि आप मुझ पे शक करोगे साहब। माना कि मेरे पास ताई जितना पैसा नहीं है, लेकिन मैं इतनी लालची भी नहीं हूँ साहब कि पैसे के लिए अपने ताई को मार डालूं। तो फिर कौन हो सकता है जिसने ताई की तिजोरी पे हाथ साफ करने की कोशिश की? ये जरूर वही होगा साहब जो जानता था कि मेरी ताई के पास 1.5 करोड़ रुपए है। 1.5 करोड़? हाँ साहब, वो ताई ने नई तिजोरी भी खरीदी थी 1.5 करोड़ रखने के लिए। तुम्हें कैसे पता? सुना था साहब। किससे? आस पड़ोस से। ये सुन के मैं ताई को मिलने भी गई थी साहब। मैं तेरे को 5 लाख दे सकती है बस। बिस्मिल से तो 10 का बात हुआ था। 5 लाख मांगता है तो बोल। चलेगा ताई। और हाँ, सूद 10 रुपए सैकड़ा। याद रखना, बबीता 2 चीज कभी नहीं भूलती, गुजरा हुआ कल और आने वाला सूद। मेरे से कोई लफड़ा नहीं होगा। लफड़ा किसी को करने ही नहीं देती मैं। चल ले। अच्छा बैठ। ताई, मैं सुनी तो 1.5 करोड़ रखने के लिए तिजोरी खरीदी। एकदम सही सुनी तू। ताई, ये पूरी दुनिया में बात फैलेगी तो खतरा होगा ना। तो ऐसा बात लीक काय को होने देती है? अरे अगर ऐसा लीक फीक नहीं होएगा तो मालूम कैसे चलेगा कि साला कौन जल रहा है, कौन भून रहा है। पर ताई, कोई तेरा पैसा लेके भाग गया तो? पैसा देने से पहले मैं सबको एकदम टाइट करके रखती है। मेरा पैसा कोई नहीं मार सकता। मेरी ताई एकदम तेज तर्रार थी साहब, ऐसे चमकाती थी ना कि पूछो मत। लेकिन तिजोरी में से तो सिर्फ 15 लाख निकले हैं।
बाकी के पैसे कहाँ हैं? मेरे को क्या मालूम साहब, वो बिस्मिल जानता होगा। ये बिस्मिल कब से काम करता है तुम्हारी ताई के लिए? जब से मेरी ताई मुंबई आई तब से। तुम्हारी ताई एक छोटे से गांव से मुंबई आई, यहाँ कि उसने इतना पैसा कमाया कि दो खोली, फ्लैट खरीदा, पैसा सूद पे चढ़ाने लगी। कोई 2 नंबर का धंधा तो नहीं करती थी? साहब वो बार बाला थी साहब। पेट भरने के लिए सब कुछ करना पड़ता है साहब। कहीं तुमने अपना पेट भरने के लिए तो ताई की पीठ में छुरा नहीं घोंपा? क्या बोल रहे हो साहब, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। चलो मान लिया कि तुम बुरी नहीं हो, तो फिर तुम्हारा बेटा? नहीं साहब, मैं ऐसा आदमी नहीं है साहब। तो कैसा आदमी है तू? मैं रिक्शा चलाता है। बबीता मौसी ने मेरे को रिक्शा खरीदवाया। आज मैं जो कुछ भी कमाता है वो सिर्फ मौसी की वजह से। और तुझे खटकता तो होगा ना कि तेरी मौसी ने अपने नाते नातिन के नाम 10-10 लाख की एफडी करवाई थी और तुझे सिर्फ एक रिक्शा लेके दिया। आप गलत सोच रहे साहब। मौसी मेरे को उतना ही प्यार करती थी जितना कि अरमान और शमा से, और अरमान और शमा से तो मैं दिल से प्यार करता है। बहुत बड़े दिल वाला है तू। और कौन कौन है जिसे अपने इस बड़े दिल में जगह दे रखी? कोई लड़की वड़की है जिसे कल बबीता के घर लेके गया था? नहीं साहब, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं है साहब। तो कल रात कहाँ था तू? मैं नाइट में ऑटो चलाता है साहब। और ऐसा कौन हो सकता है जिसका जमीर इतना डगमगा गया कि उसने तेरी मौसी और तेरे भांजा भांजी को मार दिया? साहब वो जरूर अफाक होगा, उसका जमीर ऐसा ही है। अफाक बबीता की बेटी अफसाना का पति? हाँ साहब, वो अफसाना से शादी वाना की भी बबीता मौसी की खोली में रहता था। अफसाना के मरने के बाद मौसी के साथ झगड़ा करता था, लेकिन बच्चों की परवाह नहीं की साहब। दूसरी औरत के साथ शादी बना लिया और साहब मौसी से खोली में हिस्सा भी मांगता था साहब। हाँ साहब, मैं मांगता था हिस्सा, क्योंकि उस खोली की खरीदी में अफसाना ने भी पैसा दिया था। अफसाना रोज का 10,000 कमाती थी साहब, लेकिन उसका सारा पैसा वो उसकी माँ बबीता हड़प जाती थी। अफसाना भी बार वाला थी? हाँ साहब, अफसाना जिस बार में नाचती थी मैं उधर वेटर का काम करता था। अफसाना से शादी करने के बाद तू उसे अपने साथ नहीं लेके गया, वहीं बबीता के घर पे रहा। मतलब नीयत तेरी भी खराब ही थी। मेरे को अफसाना की माँ ने जबरदस्ती वहाँ घर जमाई बना के रखा था ताकि वो अफसाना की कमाई हड़प सके। मतलब बबीता से तेरी दुश्मनी पुरानी है? नहीं साहब, वो सब बातों में कब का बोल चुका। अफसाना मरी तो दिल का सारा गुबार निकल गया उसकी माँ पे। मैं जब बोलता हूँ साहब खराब बोलता हूँ, इसीलिए अफसाना की माँ मुझसे चिढ़ती थी। ये खोली अफसाना की कमाई पे खरीदी थी तूने, मेरे को मेरी बीवी का हिस्सा मांगता बस। तेरे जैसे आदमी को मैं ढेला तक नहीं देती। जा, और ना ही ये बच्चे मेरी अफसाना के बच्चे हैं, मतलब मेरे बच्चे हैं और मेरे ही साथ रहेंगे। समझ में आया? उसने मुझसे मेरे बच्चे भी छीन लिए। उसके बाद मैंने नफीसा से शादी कर ली, लेकिन खुदा कसम साहब मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। यही तो तुझे भारी पड़ रहा था आफाक। ना खोली में हिस्सा मिला, ऊपर से बच्चों की स्कूल की फीस भी तू ही भर रहा था। इसलिए एक ही बार में सारा टंटा ही खत्म कर दिया ताकि जो खोया उसे सूद समेत वसूल सके। खुदा कसम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खुदा की कसम खा के सच बोल दे। साहब ये नीच काम करके मुझे दोजख में नहीं जाना है, वो भी रमजान जैसे पाक महीने में। साहब रोजा खोलने से पहले खुदा के साथ में अपने बच्चों को याद करता था। उनसे बात करने के बाद ही रोजा खोलता था। उनके मुंह से अब्बू अब्बू सुनने के लिए तरसता था साहब मैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और वो भी मेरे को बहुत प्यार करते थे साहब। मैं उनको घर लाता था तो वो मेरे और नफीसा के बेटे को भी अपने भाई जैसा समझते थे। साहब मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिन्हें आंखों के सामने बढ़ता वो देखा, उन्हें मरा वो देखना पड़ेगा। ममता, संजय और आफाक, इन तीनों की शराफत को खंगालो। सबकी एलिबाई चेक करो। और वो बबीता की भाड़ोतरी औरत को क्रॉस वेरीफाई किया? हाँ सर, लेकिन ना तो उसका कोई संजय से कनेक्शन है, ना बिस्मिल से और ना ही अफाक से। सर बिस्मिल के रिश्तेदार का फोन सर्वेलेंस पर डाला था। 10 मिनट पहले बिस्मिल ने बोरीवली रेलवे स्टेशन के पीसीओ से अपनी खाला को फोन किया था। तुम लोग खुद वहां एक टीम के साथ पहुंचो, क्विक।
मैं किसी को नहीं मारा साहब। नहीं मारा तो भाग क्यों रहा था? जिसने बबीता ताई को मारा वो मेरे को भी मार देगा साहब। किसने मारा बबीता को? बिस्मिल, चक्री मत घुमा, नहीं तो उल्टा लटका के दूंगा तुझे। घुमा नहीं रहा साहब, ताई के लेन देन का हिसाब रखता हूँ मैं। कौन कितना लेता है, किसको कितना मांगता है, सूद भी मैं ही वसूल करता था। लेकिन तुझे तेरा सूद नहीं मिला, इसलिए बबीता को टपका दिया, बच्चों समेत। नहीं साहब, ऐसा नहीं। तो फिर कैसा है? और क्या क्या धंधा करता था बबीता के लिए? ताई एक ही धंधा करती थी साहब, बस। घर में इतनी शराब कहाँ से आई? ताई शराब बेचती थी, लेट नाइट, ड्राई डे। किसी को भी शराब की जरूरत पड़ती वो सीधा ताई के पास आता। बबीता का तुझसे या किसी और से कोई चक्कर था? किसी से कोई चक्कर नहीं था। वो मेरे को तो अपना छोटे भाई जैसा मानती थी, और तो और साहब मेरे जैसे लुक्के को नौकरी दी वो। लेकिन उसे हमेशा अफसोस रहा कि वो अपनी बेटी को बार डांसर बनने से नहीं रोक पाई। बिस्मिल, अफसाना की रूह मेरे को कोसती होगी ना? आप ऐसा क्यों सोचती हैं ताई? वो जानती थी कि आप उससे बहुत प्यार करती हैं। मैं अगर चाहती तो अफसाना को वो सब कभी नहीं करने देती जो मैंने किया, लेकिन मैं हार गई। लेकिन अफसाना के बच्चों को मैं वो जिंदगी देगी जिसके सपने मैंने अफसाना के लिए देखे थे। मेरे को बहुत कमाना है बिस्मिल, इतना कि मेरे बच्चे कभी वो हालात न देखे जिसमें मैं और अफसाना हलाल हुए। ताई अपनी सारी जिंदगी समा और अरमान पे कुर्बान कर देना चाहती थी। वो उनके साथ अपना वो बचपन जी रही थी जिसे वो कभी जी ही नहीं पाई। और जब मैंने उन्हें उस बुरे हाल में देखा तो मेरी रूह कांप गई। बबीता के पास 1.5 करोड़ रुपया था, लेकिन तिजोरी में से निकला सिर्फ 15 लाख। बाकी कहाँ है? ताई के पास इतना पैसा नहीं था, वो बस हवा फैला के रखती थी कि उसके पास बहुत पैसा है। सर, बबीता, अरमान और शमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मर्डर्स 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में हुए हैं। तीनों ही बॉडी पे 36 घाव हैं। और सर, इन्हें बड़ी बेरहमी से चाकू घोप घोप के मारा गया है। और सर, मर्डर स्पॉट पे हमें इन तीनों के अलावा एक चौथा ब्लड सैंपल भी मिला है। पता करवाओ, ये चौथा ब्लड सैंपल ममताज, संजय, आफाक या बिस्मिल का तो नहीं? सर, एक के बाद एक बबीता के अतीत के पन्ने खुल रहे थे और सामने आ रहे थे कुछ ऐसे राज जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। बबीता एक बार डांसर थी और ब्याज पर पैसा उधार देने वाली साहूकार भी, किराया वसूल करने वाली लैंडलॉर्ड भी थी और बिना लाइसेंस के शराब बेचने वाली एक औरत भी। लेकिन इन गलतियों का पूरा सच और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। सर, आफाक, संजय, बिस्मिल और ममता, इनमें से किसी का भी ब्लड सैंपल उस चौथे ब्लड सैंपल से मैच नहीं करता। लेकिन सर, बबीता के कॉल रिकॉर्ड से एक नया नंबर सामने आया है जो हमेशा बबीता के टच में रहा है। हत्या वाली रात तकरीबन 11:30 बजे इस नंबर से बबीता को कॉल भी आया था। और सर, इस नंबर की लोकेशन बबीता के घर से मैच भी होती है। लेकिन उसी रात 12 बजे से नंबर बंद है। किसका नंबर है ये? सर, किसी शबनम खान का। मैं उसकी कॉल डिटेल चेक करवा रहा हूँ। सर, संजय की एलिबाई चेक करने के लिए ऑटो स्टैंड गया था। वो उस रात नाइट ड्यूटी पर था, लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर, उस रात तकरीबन 11:15 बजे 2 ऑटो इसके स्टैंड पे आया था। सर, औरत बुरखे में थी और दोनों ऑटो वाले उसके साथ थे। और दोनों ऑटो वाले उसके साथ फिर रात में आए करीब 3 बजे। अभी भी ऑटो वहीं पे है। शिरके, आरटीओ ऑफिस से पता करो ये ऑटो किसके नाम पे है। सर, वो ऑटो किसी भास्कर कदम के नाम से रजिस्टर्ड है। किसी फिरोज शेख नाम के आदमी को वो ये ऑटो किराए पे चलाने के लिए देता था। और उसी रात से फिरोज का फोन भी बंद आ रहा है। और उसी रात से वो अपनी दहीसर वाली खोली में भी नहीं पहुंचा। सहारनपुर का रहने वाला है और 1 साल पहले ही मुंबई आया। ये उसका फोटो। सर, मैंने फिरोज के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं। सब कुछ टैली करने के बाद एक नया नाम सामने आया है, अकबर खान। कौन है अकबर खान? शबनम का पति। सर, ये वही शबनम है जिसने आखिरी बार बबीता को कॉल किया था। गोरेगांव की एक चौल में अपने पति और बच्चे के साथ रहती है, बट अभी वहाँ पे ताला है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि उस रात ऑटो स्टैंड पर
फिरोज के साथ अकबर और शबनम भी थे। हाँ सर, फिरोज और अकबर ये दोनों लगातार एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। हत्या वाली रात अकबर का फ़ोन फिरोज को आया था 10 बजे के आसपास। और सर, शबनम और फिरोज के अलावा इन दोनों के साथ साथ अकबर की कॉल लोकेशन भी हत्या वाली रात बबीता के घर से मैच होती है। और सर, जब से मर्डर्स हुए हैं तीनों ही गायब है। इनके फ़ोन भी बंद है और इनके घर भी। इसका मतलब ये हुआ कि उस रात बबीता के घर ये 3 मेहमान आए जिसे बबीता ने अपने घर के अंदर आने दिया। फिर इन तीनों ने मिलकर बबीता और बच्चों का कत्ल किया, लूट करने की कोशिश की और फिर वहां से भाग गए। अरे भाई, इनका बहुत खून बह रहा है। अगला स्टेशन वलसाड है, वहाँ उतर के इनका इलाज करा लो। फिरोज, अकबर और शबनम जरूर कहीं बाहर गांव भागे होंगे। रेलवे स्टेशन, बस डिपो, हर जगह पता करो। ये फिरोज सहारनपुर का रहने वाला है। सहारनपुर पुलिस स्टेशन इसकी फोटो भेजो और पता करो। हो सकता है शबनम और अकबर भी वहीं के हों। क्विक सर। सर, हाँ साहब, इनमें से किसी को देखा है? हाँ साहब, देखा है इनको। ये औरत थी, इसके साथ में एक बच्चा था। ये औरत बुर्के में थी। इसके साथ यही 2 आदमी थे। एक के हाथ में चोट लगी थी। ये लोग किसी ट्रेन में चढ़े थे? गुजरात एक्सप्रेस में बैठे थे सर। इसको यही छोड़ देते, वरना ये हम लोग को भी फंसा देगा। अरे लेकिन ऐसी कमीनो, मुझे पता था तुम लोग जरूर मुझे धोखा। सर, बोरीवली के टीटी ने उन्हें देखा नहीं है। गुजरात एक्सप्रेस के टीटी को कांटेक्ट किया, कुछ हासिल नहीं हुआ और गाड़ी के फेरे वाले सवेरे से पहले मिलने से रहे। सर, गुजरात एक्सप्रेस में सिंह दाना बेचता है, इसी ने तीनों को देखा था। हाँ साहब, औरत ने तो बुर्खा डाला हुआ था। उनके साथ एक बच्चा भी था और 2 आदमी थे। उसमें से एक का हाथ बुरी तरह से जख्मी हुआ था। शायद उसी वजह से वो बेहोश हुआ होगा। और वो तीनों वलसाड स्टेशन पे उतरे थे। जैसा कि उस सिंह दाने वाले ने बताया था, एक आदमी के हाथ में चोट लगी थी और वो बेहोश हो गया था और उसे लेकर वो दोनों वलसाड स्टेशन उतर गए। मुझे लगता है उसे लेकर वलसाड स्टेशन के आसपास के किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में गए होंगे। हमें वलसाड़ पहुंचते ही सबसे पहले स्टेशन के आसपास के हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में चेक करना होगा। डॉक्टर, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी। कहाँ है वो? बाहर ही होंगे। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे अरे
चिंता छिड़के बाकी दोनों को ढूंढो। बोल कहाँ हैं दोनों? कौन दोनों साहब? शाना मत बन। अकबर और शबनम जिनके साथ मिलकर तूने मर्डर किया। बंद कर। और कहाँ दोनों? मुझको छोड़कर दोनों भाग गए साहब। कहाँ भाग गए? पता नहीं है साहब मुझे। फिरोज, ए फिरोज, 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 डॉक्टर बुलाओ। यस सर। अब हिम्मत है बोलने की? मैं बहुत बड़े सपने लेकर आया था बम्बई। बड़ा तो कुछ हुआ नहीं, बस एक मामूली सा रिक्शा वाला बनकर रह गया। कुछ दिन पहले मुझे अकबर मिला। अबे ये मुंबई है मुंबई, यहाँ गुजारा करने के लिए बड़ा हाथ पैर मारना पड़ता है। अरे यार मैं हाथ पैर सब कुछ मारने को तैयार हूँ, लेकिन कम से कम कोई मौका तो दे। मौका ही तो देने आया हूँ। अकबर ने मुझे बबीता करके औरत के बारे में बताया। उसने बोला उसके यहाँ 1.5 करोड़ रुपए हैं, उसे लूटेंगे और 50 लाख मेरे हो जाएंगे। ये अकबर बबीता को कैसे जानता था? वो नहीं जानता था, उसकी बीवी शबनम जानती थी। और उस रात शबनम ही हम दोनों को बबीता के घर पे लेकर गई। सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। शबनम ने बबीता को पहले से ही कुछ बोल के रखा था, इसलिए बबीता ने बिना कुछ पूछे हम लोगों को अंदर आने दिया और हम लोग ऊपर जाकर देर रात का इंतजार करने लगे। मुझे नहीं मालूम था कि घर में बच्चे भी रहते हैं। अकबर ने बच्चों को मारा और मैंने उनको बचाने की कोशिश की तो मेरा हाथ। अकबर क्या कर रहा है? धीरे मार, ऊपर को सुन लेगा। अरे आराम से नहीं खुलने वाला ये। अगर किसी ने सुन लिया ना तो बहुत बड़ा राड़ा हो जाएगा। अकबर चल यहाँ से। तो इतना सब करने के बाद खाली हाथ जाए पागल। अकबर छोड़, मैं साले तेरे को तो मार दूंगा ये साला कुत्ता हरामी। अकबर ने बहुत कोशिश की लेकिन तिजोरी नहीं टूटा और हम लोगों को हार मानकर वापस लौटना पड़ा। वहाँ से लौटकर हम रिक्शा स्टैंड पहुँचे। हाथ में ज़्यादा चोट लगने की वजह से मुझे अपना रिक्शा वहीं छोड़ना पड़ा। और फिर हम अकबर और शबनम की खोली के पास आए। शबनम अपना छोटा बच्चा लेकर आई और फिर हमने मुंबई से बाहर जाने का प्लान किया, लेकिन वो दोनों कमीने मुझे अकेला छोड़कर चले। अकबर और शबनम गए कहाँ होंगे? शबनम अजमेर की है। हम लोगों का अजमेर जाने का प्लान था। वलसाड़ पुलिस को बस अड्डे भेजो, हम रेलवे स्टेशन चलते हैं। उन्हें हर हालत में दर्द पहुंचना है। अकबर,
शबनम, बोल बोल। सब गलती हो गई सर, हम कीजिए, हम दोनों के अलावा हमारे बच्चे का कोई नहीं है। अपने बच्चे की बहुत फिक्र हो रही है, लेकिन जब बबीता के साथ 2 मासूम बच्चों की जान ली तब तुम्हारी ममता कहां गई थी? बबीता से क्या कनेक्शन था तेरा? वो मैं बबीता ताई के अब कस्टमर लेके जाते थे। हेलो हेलो ताई, मैं शबनम। हाँ बोल। तेरी खोली खाली है या कोई बुकिंग है? नहीं, आजा तू। चले। तू धंधा करती है? हाँ साहब, मेरी दोस्त ने मुझे बबीता ताई से मिलवाया था। बबीता ताई अपनी खोली भाड़े पे देती थी। एक दिन मैं ताई के घर दिन में गई तो मैंने उन्हें बात करते सुना। बिस्मिल, बड़ा तिजोरी चाहिए होगा। बड़ा तिजोरी मांगता है अपने को, एकदम मजबूत होने को मांगता है। 1.5 करोड़ रुपए रखने के लिए चाहिए। समझ में आई बात? 1.5 करोड़ रुपए सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। और फिर कुछ दिन बाद मैंने ताई के घर में एक नई तिजोरी भी देखी। मैंने जाके अकबर को उस तिजोरी के बारे में बता दिया। अकबर बोला कि ये काम हम दोनों के बस का नहीं है, इसलिए मैंने फिरोज को पार्टनर बनाया अपना। और शबनम हम दोनों को वहां कस्टमर बना के ले गई। हमको लगा था कि उस पैसे से हमारी और हमारे बच्चे की किस्मत बन जाएगी सर। अपराध का रास्ता किस्मत बनाता नहीं, बिगाड़ता है। माना कि बबीता ने पैसा कमाने के लिए उल्टे धंधे किए, लेकिन उसने पैसा कमाने के लिए कभी किसी का गला नहीं काटा। रात के सन्नाटे में सुनसान जगह पर कोई एक बोरी लुढ़का देता है और उस बोरी में से एक हाथ यूं बाहर निकल आता है मानो सवाल कर रहा हो, क्यों मिली मुझे ऐसी मौत? दिल्ली साल 2012। आइए मुड़कर देखते हैं वक्त को, मन में उठते हुए सवालों के जवाब तलाशने के लिए। पानी कम पड़ गया क्या जो परफ्यूम से नहा रहे हो? हाँ, क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रही हो? क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि तुम उस लड़की को घर पे क्यों ले आए हो? देखो, उसकी मामी गांव चली गई है और मैं इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए साथ लेकर आया हूँ। आज से वहीं रहेगी। बेचारी बच्ची। हाँ, बिना किसी मतलब के तो तुम कुत्ते को भी पानी ना दो। इतने सालों से बिना मतलब से तुम्हें भी तो रोटियां खिला रहा हूँ ना, कुछ फायदा हुआ? हाँ, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। अरे बेटा, तूने नाश्ता नहीं किया? किससे फोन में बातें कर रही है? देखिए ना अंकल, सुबह से मम्मी को फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। इतने सारे मैसेजेस किए फिर भी कोई रिप्लाई नहीं।
पता नहीं कैसी होगी। तू टेंशन मत पाल, गांव में नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होगा। पर फिर भी अंकल मन ना अशांत सा हो रहा है, पता नहीं मम्मी की चिंता हो रही है। मैं तारा को अच्छे से जानता हूँ, फोन के मामले में वो कितना लापरवाह है तुम्हें पता है ना। तू नाश्ता कर लो, तुम्हारे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रखा है मैंने। हाँ नाश्ता कर लो, मैं तैयार होके आता हूँ। चलो बेटा। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत नताशा नताशा, तुम्हारी एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। थैंक यू सर। सर सब कुछ आपकी बदौलत है, आप ही हमें इतना बड़ा ब्रेक दिए, हम पे भरोसा किए। हाँ तुम्हारी मेहनत तो दिख ही रही है, मेहनत का फल तो मीठा ही होता है, इसलिए आज रात को पार्टी तो बनती ही है। एक्सक्यूज मी सर, वो मुझे कॉस्ट्यूम चेंज के लिए जाना है। हाँ श्योर, रात को पार्टी मत भूलना। ओके सी यू। जीतू जी। जी। किसी को बोल के नताशा को जरा जल्दी बाहर भिजवाइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके सर। आजा बेटा, आजा आजा। अरे गुप्ता जी आप फिक्र मत कीजिएगा, हमारी जो फिल्म है ना एकदम सुपर हिट। अरे हीरोइन ने क्या काम किया, आप देखेंगे तो हिल जाएंगे। अरे सर पूरा ऑडियंस हिल जाएगा। हाँ 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 पक्का, जल्दी मिलते हैं। ओके जी बाय। मुकुल जी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको एक लड़की से मिलाने वाला हूँ। ये वही है, मुस्कान। देखिए ना, इनका पोर्टफोलियो देखिए ना सर। क्या नाम बताया तुमने अपना? मुस्कान। मुस्कान, स्वीट नेम है। कैमरे के सामने घबरा तो नहीं जाओगे ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? सर लड़कियों की उम्र की क्या सर, हीरोइन 18 साल में अटक जाती है। हाँ? ये अभी भी 18 की हुई है सर। अच्छा तब तो गोल्डन एज में आई है, बहुत तरक्की करेगी। हाँ? अरे भाई वो जरा गाड़ी वाले निकालो, नताशा मैडम के साथ हमें डिनर के लिए जाना है। सर एक मिनट आइए ना। हाँ हाँ एक्सक्यूज मी। जी जी। हाँ जीतू जी बताइए। सर वो तो घर चली गई। घर चली गई? जी सर। ऐसे कैसे चली गई? मैं यहाँ का प्रोड्यूसर हूँ, मैं पिछले 3 दिनों से उसे डिनर के लिए बुला रहा हूँ और वो चली गई। अरे बंद करो ये पिक्चर वगैरह, हम क्या बेइज्जती कराने के लिए बैठेंगे यहाँ पे? बैकअप करो। सर क्या बात कर रहे हो, अब 3 दिन की शूटिंग हो चुकी है। तो क्या हुआ? बैकअप मींस बैकअप, पिक्चर बंद करो। मुकुल जी। क्या है? आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? बोलो। सर हीरोइन के लिए फिल्म क्यों बंद करना है? हीरोइन को ही रिप्लेस कर दीजिए ना। मम्मी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? 7 दिन हो गए, अभी तक एक बार भी बात नहीं हुई। मैसेज करती हूँ, जब नेटवर्क होगा तब डिलीवर तो हो ही जाएगा। मम्मी कहाँ हो? फोन करो, तुम्हारी चिंता हो रही है। क्या हुआ? कौन था वहाँ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? कोई नहीं आंटी, आइए हटो, मैं देखती हूँ। नहीं आंटी, वो हमारे मोहल्ले का गुंडा है। हटो जरा, मैं देखती हूँ उस गुंडे को और फिर बाद में तुम्हें भी। कोई नहीं है वहाँ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। दुबे बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है। यस सर, और शायद बॉडी को यहाँ से घसीट के लाया गया है। दुबे सर, एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर यहाँ 2 बैग पड़े हैं।
रामपाल, चेक करो। सर, इसमें किसी औरत के कुछ कपड़े हैं, बस। सर, मुझे तो लगता है कि मारने वाले ने इस विक्टिम से जुड़ी किसी भी तरह की पहचान को मिटा दिया है। सर, इसमें भी कुछ कपड़े और ये सीडी मिले। टाइटल्स में नाम चेक करो। ओके सर। बस। तारा कुमारी, ये भोजपुरी फिल्मों की पुरानी एक्ट्रेस है और इसको मरे हुए 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने इसके गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। इस भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर को फोन करो और तारा कुमारी के बारे में पता करो। हेलो, ओके, क्या आप उनका एड्रेस बता सकते हैं? आई सर। ये ताला यहाँ पर कब से लगा हुआ है? जी सर, करीब 3 दिन से। किसी ने तारा कुमारी को जाते हुए देखा यहाँ से? जी सर, मैंने देखा। तकरीबन 7 दिन पहले वो अपने गांव के लिए जा रही थी। अरे कौन है? अरे अंधी हो क्या? हाँ, दिखाई नहीं देता है? हमारे पूरे कपड़े खराब कर दिए। सॉरी भाभी जी, वो गलती से पानी गिर गया। सॉरी सॉरी बोलने से हमारा क्या कपड़ा ठीक हो जाएगा? हाँ? अरे देखना चाहिए कि भाई इंसान बाहर जा रहा है, थोड़ा ध्यान से काम करे। मम्मी शांत हो जाइए, सूख जाएगा, पानी है ना। उसकी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको? सर, उसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, मगर 3 दिन पहले वो इस घर को लॉक करके ऑनर को चाबी देकर अपने अंकल के साथ चली गई। ठाकुर साहब, जैसा आपने मुझे रूम दिया था ठीक वैसा ही छोड़ के जा रहा हूँ, देख लीजिए। चलो बेटा, चलो। अंकल? जी सर, रमेश नगर में घर है, संदीप शर्मा नाम है उसका। ये अंकल तारा कुमारी का कोई रिश्तेदार है? दिखने में तो वो पति पत्नी दिखते हैं। मुस्कान को भी बेटी बुलाता था, इससे ज्यादा तो हमें भी कुछ क्लियर नहीं है। वैसे शर्मा जी शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी है दूसरे घर में। अच्छा, और कुछ खास बात जो आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखी हो? संदीप में और तारा कुमारी में अक्सर झगड़ा होता रहता था। खबरदार, जब तुमने उसके दिमाग में हीरोइन बनने के सपने डाले तो ये हमारी बेटी है, समझ गए? चलो निकलो यहाँ से। दोबारा इसकी तरफ आँख उठा के भी देखना, तुम्हारे हम आँख नोच लेंगे। चलो बाहर जाओ और दोबारा निशा का भी मत दिखाना। चलो निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ मैं, दोबारा नहीं आऊंगा। ये मकान मालिक का क्या नाम बताया था आपने? रजनीश ठाकुर जी, वो नोएडा में ही रहते हैं। उनका अक्सर यहाँ आना जाना होता है। दुबे सर, मिस्टर ठाकुर को पुलिस स्टेशन बुला। ओके सर। गॉट इट, गुड, वेरी गुड। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड। अभी अभी तुम्हारा एक्ट देखा, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से आज के लिए तुम्हारा पैकअप। ओके। तुम जाओ, ड्रेस वगैरह चेंज करो। ओके सर। हाँ जी, बताइए। दरअसल बात यह है कि सर, थोड़ा पेमेंट अगर रिलीज हो जाती है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। नितिन, इनको 50 रुपए दो। शर्मा जी, ये 50,000 रुपए। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, बोली कि मुस्कान आज रात को डिनर मेरे साथ करेगी। सर, आप शर्मिंदा कर रहे हैं, वो तो आप ही की हीरोइन है सर। मुस्कान बेटा, मुकुल जी अपने घर पर एक पार्टी रखे हैं, तुम उनके साथ चली जाओ। हाँ, मेरा एक छोटा सा काम है, वो निपटा के फिर मैं आता हूँ। पर उनके साथ एक बात याद रखना, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए सबको खुश रखना पड़ता है। हाँ? तुम उनके साथ जाओगी तो खुश हो जाएंगे। हाँ? एक मिनट। हेलो शर्मा यार। हाँ?
साथ है ना बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। मम्मी उठा लो मम्मी, सब मेरी गलती है, मुझे मम्मी को अकेले गाँव जाना नहीं देना चाहिए। मम्मी उठा लो मम्मी, मेरी मम्मी। बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, अपने आप को संभाल। तारा कुमारी जब गांव गई तब आप दोनों कहाँ थे? सर मैं तो घर पर ही था। और आप मुस्कान? सर मम्मी को भेजने के बाद हम घर पर ही थे। गांव में कोई रिश्तेदार है? नहीं सर, एक टूटा फूटा मकान है उनके पिताजी का। मुस्कान, आपकी मम्मी किसी बात को लेकर परेशान थी? नहीं सर, लेकिन अपनी बीमारी को लेके बहुत तकलीफ में थी सर। अगर ऐसी बात थी मुस्कान, तो आपकी मम्मी को गांव गए हुए 10 दिन हो गए। आपने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो गांव पहुंची भी या नहीं? कोई फोन कॉल या कोई मैसेज? हम रोज फोन करते थे मम्मी को, लेकिन उनका फोन लगता ही नहीं था। हमें लगा कि गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, जब नेटवर्क आएगा तो खुद ही फोन कर लेंगे वो। इतने मैसेजेस भी किए मम्मी को, लेकिन हमें क्या पता था कि मम्मी हमें अकेला छोड़ के चली गई है सर। संभाल बेटा, संभाल। चलो मिस्टर शर्मा। जी सर। आपसे भी बहुत कुछ जानना है, बैठिए। पूछिए सर। आपका और तारा कुमारी का झगड़ा होता था, क्यों? नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं होता था। झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है। तारा कुमारी ने आपको कई बार घर से बाहर निकाला है, यहाँ तक कि लास्ट टाइम जब आपकी और तारा कुमारी की लड़ाई हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो आपका चेहरा अब दोबारा कभी नहीं देखेंगे। क्यों? दरअसल बात यह है कि तारा बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई थी और इलाज के पैसों के लिए हमारा झगड़ा हुआ करता था। इसलिए आपने तारा कुमारी को अपने रास्ते से हटा दिया? नहीं सर, बिल्कुल झूठ है सर। मैं तो उसे बहुत मानता था, पिछले 20 साल से मैं ही तो उसे संभाल रहा हूँ सर। आप चाहे तो मुस्कान से पूछ लीजिए, मैंने हमेशा तारा का ख्याल रखा है सर, हमेशा। सर मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है, हर महीने उसे पैसे देता था, अपना फर्ज निभाया सर। फिर मैं उसे क्यों मारूंगा सर, क्यों मारूंगा? अब चाहे तो इंक्वायरी करा लीजिए सर। वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ आइए, जब तक तारा कुमारी का कातिल मिल नहीं जाता आप इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे, समझ गए? ठीक है सर। सर, तारा कुमारी के मकान मालिक रजनीश ठाकुर आ गए। बुलाओ उन्हें। मुझे एक बात याद आ रही है, वो अपनी बेटी मुस्कान को लेकर बहुत पॉजिटिव थी। मतलब? यही कोई 20-25 दिन पहले की बात है। रमन तुम हमसे दूर रहो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे क्यों ना बात करनी है? तुम्हें समझ नहीं आता, हमने कितनी बार कहा दूर रहो हमसे, हमारा पीछा मत किया करो। अरे देख तो जिंदगी में रानी बना के रखो, मैं पास में ले। छोड़ो हमें तुम्हारी रानी बनने का कोई शौक नहीं है। हमारी बेटी के कीड़े औरत इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो एक मार दिया मर जाएगी। कहीं उसके बाद मैंने कभी रमन को नहीं देखा और ना ही मेरी कभी तारा कुमारी से मुलाकात हुई। ठीक है मिस्टर ठाकुर, आप जा सकते। थैंक यू सर। दुबे सर, ये रमन के बारे में पता करो। ओके सर। थाने से तेरा बुलावा आया है। सब कौन सा थाना? मेरे सारे रिकॉर्ड क्लियर है साहब। रिकॉर्ड हम थाने में बताएंगे, चल अभी चल। साहब सारा रिकॉर्ड क्लियर। अरे बात क्या होगी सर? तारा कुमारी को धमकी देकर आया था ना तू कि जान से मार देगा, मौका मिलते ही तूने उसे जान से मार दिया। तारा किसने मार दी साहब? ना साहब, मेरा इसमें कोई हाथ ना है। मैं तो बस मुस्कान से बात कर रहा था, उसने देख लिया बस सर। इतनी बात पर थोड़ी बहुत कहासुनी होगी थी। और उस कहासुनी की वजह से तूने तारा कुमारी को जान से मार दिया? नहीं साहब, मैं क्यों मारूंगा उसे जानते? पर साहब एक नंबर की बावली औरत थी, एक नंबर की। रोज ना रोज किसी ना किसी तक भिड़े रहती, किसी ना किसी ने काम कर दिया बस साहब।
देख, तेरी पूरी हिस्ट्री मालूम है मुझे। तू पहले भी 2 बार जेल जा चुका है ना, चेन स्नैचिंग और लड़ाई झगड़े के मामले में। बोल साहब, वो मजबूरी में गलती हो गई थी, उसे सजा भी काट चुका हूं साहब, पर इतना कुछ नहीं करता। एकदम रिकॉर्ड क्लियर था मेरा। 18 फरवरी को तू कहाँ था? साहब मैं तो घर आया था, मैं कहीं ना गया साहब, मेरी बात तो पूछ लो। वो तो हम पूछ ही लेंगे, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ ले, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तो इस शहर से बाहर नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाऊंगा साहब, ये रहूंगा। रमन की मुस्कान पर बुरी नजर थी, किसी तरह की रोक टोक का वो आदी नहीं था। ऐसे में मुस्कान की मां के आपत्ति करने पर, झगड़ा करने पर वो उसे मौत के घाट उतार दे, ये संभव तो था, लेकिन ये एक छोटे मर्ज की बड़ी दवा थी। उधर शर्मा के पास तारा को मारने की बड़ी वजह थी। तारा अब उसके किसी काम की नहीं थी। इसके अलावा वो शर्मा के मकसद में रोड़े अटका रही थी, उसके बनते काम को बिगाड़ रही थी। पुलिस के सामने तहकीकात के 2 रास्ते थे, एक संदीप शर्मा की तरफ जाता था और दूसरा रमन की तरफ। दुबे सर, ये रमन और शर्मा पे नजर रखो, इनके फोन रिकॉर्ड्स निकालो। ओके सर। और सर, ये तारा कुमारी बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन से अपने गांव पुनपुन जा रही थी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन के निकलने की टाइमिंग दोपहर के 2:15 बजे की है। उस दिन ये ट्रेन अपने टाइम से तो निकल गई, लेकिन तारा कुमारी स्टेशन नहीं पहुंच पाई। इसका मतलब स्टेशन जाने के लिए कम से कम तारा कुमारी 1 घंटा पहले निकली होगी। ऑटो वाला जनकपुरी से तारा कुमारी को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए निकला होगा, लेकिन तारा कुमारी की डेड बॉडी मेहरौली के पास एक सुनसान इलाके में मिली। दुबे एक काम करो सर, ये डी रूट चेक करो, मेहरौली टू जनकपुरी। इस रास्ते पर जितने भी सिग्नल्स, बिल्डिंग्स, एटीएम्स हैं, उन रास्तों से ये ऑटो जरूर गुजरा होगा। ओके सर। सर, ये देखिए, उस ऑटो का फुटेज मिल गया सर। जूम करो। ओके सर। तारा कुमारी का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है और ऑटो का नंबर भी। इस ऑटो का नंबर नोट करके आरटीओ से सारी डिटेल्स निकलवाओ इसकी। ओके सर। सर, आरटीओ से इंफॉर्मेशन आ गई है, वो ऑटो किसी नवल किशोर के नाम पर रजिस्टर्ड है। 18 फरवरी को तुम अपनी ऑटो में एक औरत को जनकपुरी से रेलवे स्टेशन लेकर गए। क्या किया तुमने उस औरत के साथ में? साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं किसी औरत को लेकर के नहीं गया था। तो 18 फरवरी को वो औरत तुम्हारी ऑटो में आई कहां से? मेरे पास 2 ऑटो है, एक ऑटो मैं चलाता हूँ और दूसरा रेंट पे देता हूँ। 18 फरवरी को तुमने अपनी ऑटो किसे रेंट पर दी थी? एक ही आदमी है जो 1 महीने से मेरा ऑटो चला रहा है। कौन? मुन्ना। कहाँ रहता है ये मुन्ना? रुको रुको, अरे सुनो, ये मुन्ना का घर कहाँ है? ये आगे से वो रहा ना सर, मुन्ना। नहीं मुन्ना, पकड़ो इसको। रुक, कहाँ भाग रहा है? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। क्यों मारा तूने तारा कुमारी को? सर मैंने उसकी सिर्फ मदद की थी सर। किसकी मदद की थी तूने? रमन की। साहब, मुन्ना 1.5 नंबर का धोखेबाज है साहब, उसकी बात विश्वास ना करें साहब। मुन्ना का नाम हमने लिया कब? साहब गलती होगी साहब, माफ कर दे साहब। बोल, क्यों मारा तूने तारा कुमारी को? बोल। तारा की छोरी साहब, मुस्कान, उसके चक्कर में मारा। मैम चाय। सॉरी मैम। इडियट, देख नहीं सकते क्या? सॉरी मैम, छूट गया। जाओ, निकलो यहाँ से। चलो भागो यहाँ से। और क्या हुआ बेबी को? बैठो 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 बैठो। देखिए ना सर, पैर चलते चलते बच गया। बहुत दर्द हो रहा है क्या? मुस्कान, क्या हुआ सर? हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, बताते हैं क्या हुआ। पुलिस स्टेशन क्यों? ले चलो। पर सर हुआ क्या है? तुम्हारी माँ अकेले ही गाँव जाने वाली थी? हाँ सर, उन्हें बस कुछ ही दिनों के लिए गाँव जाना था। अगर ऐसी बात है दुबे, तुम्हारे नाम की टिकट क्यों करवाई गई? मुस्कान कुमारी
और लास्ट मिनट तक तुम्हारी टिकट कैंसिल नहीं हुई। सर वो हमारी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मम्मी ने कहा वो अकेले चले जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर हमसे क्यों छुपाया? हमने कुछ नहीं छुपाया। छुपाया है। सच तो ये है कि तुमने अपनी माँ तारा कुमारी का खून रमन से करवाया। क्या? रमन ने हमारी मम्मी का खून किया है? रमन तो एक मोहरा था, खिलाड़ी तो तुम हो। चाल तो तुमने चली। ये मोबाइल नंबर 9892391891, ये नंबर तुम्हारा ही है ना? जी सर। इस नंबर से रोज तुम रमन से बात करती हो, यहां तक कि जिस दिन तारा कुमारी का मर्डर हुआ उस दिन हत्या से पहले और हत्या के बाद तुमने इसी नंबर से रमन को फोन किया, उससे बात की। ये सब झूठ है, ये सब गलत है। बंद करो अपनी एक्टिंग। देखो सब सच सच बता दो। मम्मी समझती नहीं थी, उसकी बीमारी उसके दिमाग में चढ़ गई थी। इनकम कुछ थी नहीं और जितने भी पैसे बचे थे सब उनकी बीमारी में खर्च हो गए थे। भिखारी हो गए थे हम। हमको हीरोइन बनना था, फिल्म लाइन में जाना था, लेकिन वो कभी हमारी बात सुनती नहीं थी, कभी नहीं सुनी हमारी बात। प्लीज मम्मी हमारी बात तो सुनो एक बार। हमको तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। हम हीरोइन बनना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। मम्मी प्लीज। बेटा ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें बहुत गंदगी है। हम सब संभालेंगे, कुछ गलत नहीं होने देंगे खुद के साथ। हम वादा करते हैं आपसे मम्मी। समझने की कोशिश करो। हमें ये सपने देखने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, क्योंकि ये दुनिया बड़े लोगों की है, सिर्फ बड़े लोगों की। देखो कल ही तुम हमारे साथ गांव चलो, अपनी मम्मी की बात मानोगी ना? हमारी ये इच्छा पूरी करोगी ना बेटा? हाँ ठीक है मम्मी। और इसलिए हमने रमन का इस्तेमाल करने का सोचा। आदत बन रही तो मेरी आदत बना के रखना चाहता है, उसके लिए एक काम करना होगा तुझे। बोल क्या करना पड़ेगा है? हमारी मम्मी ना गाँव जाने के लिए टिकट बनवा रही है। तेरी माँ एक नंबर की बावड़ी है, 3-4 दिन में फिर वापस आ जाएगी। अगर तू उसको गाँव जाने ही ना दे तो? जिस दिन मम्मी गाँव जाने वाली थी उस दिन हमने पेट दर्द का बहाना बनाया और मम्मी को अकेले जाने के लिए मना लिया। भैया ये रिक्शा काहे रोक दिया? हाँ? जवाब दो, क्या कर रहे हो तुम? आंटी पहचाना क्या तुम? अपनी शोहरत की भूख में तुमने जन्म देने वाली उस माँ को मरवा दिया जिसने तुम्हारी परवरिश के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एक बेटी ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। यहां दोष सोच और परवरिश का नहीं था, यहां दोष था उस संतान का जिसने अपनी मां के मन को समझा ही नहीं। तारा की हत्या के जुर्म में मुन्ना, रमन और मुस्कान को आईपीसी की धारा 302 और 120B के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हमारे युवा दोस्तों से ये खास गुजारिश है कि इस इंफॉर्मेशन एज में ज्ञान और विवेक का दामन जरूर थामें, लेकिन अपने बड़ों के तजुर्बों की अनदेखी भी ना करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100।
सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।